अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूँ आपकी मेज़बान नताशा हसी। नाज़रीन, मार्केट के सेंटिमेंट्स आज के दिन हम देखें तो एक कॉशियस स्टैंस अगेन वीक के लास्ट डे में देखा गया, यानी कि आज फ्राइडे का दिन है। दो जो है वो हाफ्स होते हैं आज के दिन मार्केट के अंदर। साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि मार्केट के नंबर्स इसलिए भी कॉशियस हैं क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशन भी थोड़ा सा एक हम कह सकते हैं वेट एंड सी की तरफ है। सऊदी अरब से फाइनेंशियल असिस्टेंस की जो है वो बातचीत चल रही है और कहा यह जा रहा है, प्रिडिक्शंस या फोरकास्ट भी ये मौजूद हैं कि वहाँ से फाइनेंशियल असिस्टेंस होगी। पाकिस्तान के लिए एक बायलैटरल रिलेशन या फ्रेंडली कंट्रीज़ का जब नाम आता है, सऊदी अरब, चाइना, टर्की, ये तमाम कंट्रीज़ जो है वो पाकिस्तान की हेल्प के लिए खड़े होते हैं। तो ऑब्वियसली अभी पाकिस्तान थोड़े से हार्ड टाइम्स में है, जिसमें अभी सुकुक बॉन्ड की पेमेंट हुई है, जिसका इम्पैक्ट हमने स्टॉक मार्केट पर भी देखा। फाइनली इस वीक के अंदर अगर हम थोड़ा सा जरा पूरा वीक को अगर समराइज करें तो मंडे से लेकर फ्राइडे के दिन एक कॉशियस स्टैंस भी देखा गया है। मार्केट में इन्वेस्टर्स की पार्टिसिपेशन भी है। इन्वेस्टर्स चाहते भी हैं कि थोड़ा सा मार्केट के अंदर खुल के खेलें, लेकिन फिर यहाँ पे देखते हैं तो थोड़ा सा जो एक इश्यूज हैं वो सॉर्ट आउट होते हुए दिखाई नहीं देते। दिस इज इट एक्चुअली। अब ये चीज़ें नेक्स्ट वीक के अंदर थोड़ा सा हमारे पास रिजर्व्स की सूरत में बढ़ती हुई दिखाई देंगी, तो फाइनली यहाँ पर यानी कि अच्छी चेंज मार्केट के अंदर उसका इम्पैक्ट देते हुए दिखाई देगी। फर्स्ट सेगमेंट देखते हैं, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन डेली हाइलाइट्स। वीकली परफॉर्मेंस देखते हैं, पूरे हफ्ते की क्या परफॉर्मेंस रही। मंडे के दिन 41,612.67 पे मार्केट का क्लोजर रहा। 537.43 का डिक्लाइन देखा गया। 126.16 मिले शेयर्स ट्रेड किए गए। ट्यूसडे के दिन 41,539.94 पे क्लोजर। 72.73 पे मार्केट ने जो है वो नेगेटिव पॉइंट रेंज बाउंड देखे गए। और हम कह सकते हैं कि मंडे के बाद मार्केट ने ट्यूसडे के दिन थोड़ा सा एक फ्लैट नोट विटनेस किया। 131.67 मिले शेयर्स ट्रेड किए गए। वेंसडे के दिन हमने एक अच्छी परफॉर्मेंस मार्केट के अंदर विटनेस की। 41,819.29 पे क्लोजर। 279.35 पॉइंट्स गेन एंड 221.24 मिले शेयर्स ट्रेडेड। थर्सडे दैट इज यस्टरडे सबसे ज्यादा वॉल्यूम्स जनरेट हुए कल के दिन। 41,651.61 पे क्लोजर। 167.68 का डिक्लाइन एंड 227.77 मिले शेयर्स ट्रेडेड। फ्राइडे के दिन आज के दिन मार्केट में एक पॉजिटिविटी, एक फ्लैट नोट। 41,698.28 पे क्लोजर। 46.67 का इजाफा। 190.96 मिलियन शेयर्स का कारोबार रहा। हम कह सकते हैं कि पूरे हफ्ते के में एक चीज़ कॉमन दिखाई दी है, वो है 41,500 साइकोलॉजिकल बैरियर इंटैक्ट अपनी जगह पे इन प्लेस दिखाई दिया। इट मीन्स कि यहाँ पे एक अच्छी चेंज इस वजह से भी है कि इन्वेस्टर्स यहाँ पर मार्केट को सपोर्ट दे रहे हैं और साथ साथ ये भी चाहते हैं कि मार्केट के नंबर्स बढ़ें। नेक्स्ट सेगमेंट देखते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बात करेंगे ग्लोबल कमोडिटी चैलेंजेस के हवाले से। अगर बात करें गोल्ड की तो यहाँ पे हायर साइड पे दिखाई देता है। इंटरनेशनल मार्केट पे गोल्ड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, लोकल मार्केट पे इसका इम्पैक्ट आ रहा है। पाकिस्तान के अंदर देखा जाए तो 1,66,000 की सतह पे पर तोला प्राइस देखी जा रही है। इट मीन्स कि कमोडिटी प्राइस की तमाम चीज़ों की बात करें तो यहाँ पे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस इन तमाम चीज़ों के होने के बावजूद कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक डाउनवर्ड ट्रेंड शो कर रहे हैं, विच इज़ अ वेरी गुड साइन फॉर पाकिस्तानी इंपोर्ट बिल। अगर हम बात करते हैं क्योंकि हमारी ज़्यादातर इंपोर्ट का जो एक दारोमदार है वो तमाम चीज़ें जो है वो इसी में देखी जाती हैं और जब इसकी पेमेंट होती है तो जितना कम हो उतना अच्छा होता है। सो ये आज हम डिस्कस करेंगे कमोडिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। इकोनॉमिक कंडीशन के हवाले से बात करेंगे, फ्यूचर मूव्स क्या होंगी, फ्यूचर स्ट्रैटेजीज क्या हैं, हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं, वी विल डिस्कस इट। और बिजनेसेस इन पाकिस्तान क्या कंडीशन दिखाई दे रही है। एलसीज के हवाले से पोल्ट्री एसोसिएशन काफ़ी अर्से से शाउट आउट कर रहे थे कि उनका सोयाबीन का इशू है, तो वो भी आज सॉर्ट आउट होते हुए दिखाई दे रहा है। कुछ चीज़ें हैं जिनको टाइमली थोड़ा सा डिले करने में ही पाकिस्तान के लिए जो है वो नताइज अच्छे हो रहे हैं, तो थोड़ा सा कोऑपरेट करने की भी ज़रूरत है। तो आज हम वही डिस्कस करेंगे। वी हैव वेरी एक्सक्लूसिव पैनल, उनको खुशाबदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद खालिद फातमी साहब, आप एक्सपर्ट हैं और सीनियर एनालिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। और हमारे साथ मौजूद हैं अहमद अजीम अलवी साहब, आप फॉर्मर मेंबर हैं मैनेजिंग कमेटी के CCI के। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। सो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं फातमी साहब से। फातमी साहब, क्या दिखाई दे रहा है इकोनॉमिक कंडीशन? कुछ चैलेंजेस भी होते हैं, कुछ इंटरनेशनल कमोडिटी भी बढ़ गई है, इम्पैक्ट्स क्या देख रहे हैं सर? देखिए, असल में जो हमारे चैलेंजेस हैं वो सही मानों में पूरे ग्लोबल हैं इस वक्त।
अच्छा, और जो चैलेंजेस हैं वो सही मानों में हमेशा से उसी हवाले से होते हैं कि सप्लाई और डिमांड के दरमियान कितना खींचातानी है या कितनी मिलावट है। जो हमारे मेन कमोडिटीज़ हैं पूरी दुनिया में, यानी जिसमें क्रूड ऑयल है, वीट है, टेक्सटाइल है, एग्रीकल्चर है, गोल्ड है, मेटल है, तो अगर आप देखिए जैसा कि अभी आपने खुद इंट्रो में कहा कि ऑयल की प्राइस गिर रही है, लेकिन गिरने के बावजूद भी ऐसी नहीं है जिससे कोई बहुत बड़ी तब्दीली आ जाएगी। अभी आज ही की फोरकास्ट है कि ये 2023 में एवरेज $100 है, अभी शायद 72-74 डॉलर है और ब्रेंट ऑयल जो उसकी दूसरी किस्म जो यूरोप प्रोड्यूस करता है वो तकरीबन 77-78 डॉलर है। तो हमारे लिए जो चैलेंजेस हैं वो ये है कि हम इन दोनों के दरमियान कितना बैलेंस कर सकते हैं। हमारी अच्छा, ये भी मैंने शायद पहले एक प्रोग्राम में कहा था आपसे कि इस वक्त पूरी दुनिया में जो सबसे बड़ा हर्डल है वो है सप्लाई का हर्डल, यानी डिमांड से ज़्यादा और उसकी मेन वजह पहले कोविड से निकले हम, उसके बाद यूक्रेन की जो जंग है ये अजाब बनी हुई है क्योंकि रास्ते यूक्रेन रशिया। अच्छा, तो इसलिए हमारे यहाँ इस वक्त जो सप्लाई की रफ्तार है उसी वजह से हमारे इन्फ्लेशन है। तो हमारे जो चैलेंजेस हैं उसमें हमारा जो मेन रोल है वो ये कि कैसे टैक्स कट दिया जाए, कैसे टैक्स रिबेट दिया जाए, कैसे डॉलर को तो अभी आप नहीं कंट्रोल कर सकेंगे क्योंकि हमारे बस में नहीं है, हमारे ऊपर जो लोन है, कैसे हम अपने मुल्क में उन इंडस्ट्रीज़ को जिसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, छोटे स्केल पे इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करके और छोटे एक्सपोर्ट्स को हम आगे बढ़ाएं। हेवी में अभी हम नहीं जा सकते, सीमेंट नहीं जा सकते, स्टील में। मैंने उस दिन भी आपसे कहा कि हमारे यहाँ जो पूरी दुनिया में सबसे बड़ी इंडस्ट्री समझी जाती है, एग्रीकल्चर तो एक अलग बहस है। जैसे हम कहते हैं भाई हार्ड कमोडिटीज़ है और सॉफ्ट है। हार्ड में तो है मेटल भी आ गया, गोल्ड भी आ गया, लोहा, सारी चीज़ें आ गई। सॉफ्ट में एग्रीकल्चर है, सारी चीज़। तो हम स्टील से तो बिल्कुल बाहर हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। गोल्ड की अभी आपने प्राइस बताया, अच्छा, गोल्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन सम सेंस, क्योंकि आज से 100 साल पहले या 150 साल पहले गोल्ड वॉज सपोज टू बी ए सॉर्ट ऑफ करेंसी। ख़वातीन भी गोल्ड इसीलिए जमा करती थी कि बुरे वक्त में काम आएगा, करेंसी थी ना। वो यूरोप में सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद उन्होंने उसकी वो वैल्यू को ख़त्म कर दिया क्योंकि उनको पता था कि लोग जमा कर लेंगे तो पूरा मुआशरा, जो हमारा मुआशरा भी इसीलिए सफ़र कर रहा है। अगर आप यकीन करें कि अगर आप गोल्ड भी निकलवा ले लोगों के घर से तो आपके 10 साल का बजट निकल आएगा, लेकिन दायरा नहीं निकलवा। तो हमारे लिए जो चैलेंजेस हैं वो ये कि हाउ टू मेंटेन द सप्लाई चेन लाइन बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई, एक चीज़। हाउ टू डेवलप दोज इंडस्ट्री जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही, सर्विसेज, आईटी। अच्छा, जैसे छोटे बिजनेस में बहुत हैं हमारे यहाँ, आईटी के सॉफ्टवेयर है, सोशल मीडिया है, इसी तरह रेस्टोरेंट है, इसी तरह फूड बिजनेस है, पैकिंग बिजनेस है, प्रिंटिंग। हम लोगों का प्रॉब्लम ये है कि चूंकि हमारे पास कोई डायरेक्शन नहीं है तो हम सिर्फ उसी तरफ नजर जाती है जहाँ दूसरे लोग काम कर रहे हैं। हर आदमी टेक्सटाइल तो हम भी चाह रहे हैं, गारमेंट, हर आदमी सीमेंट तो हम भी चाह रहे हैं। नहीं, फाइंड आउट समथिंग न्यू डायरेक्शंस, न्यू विजन विथ स्मॉल स्केल ऑफ सरमायादारी यानी इन्वेस्टमेंट। क्योंकि देखिए पोजीशन ये है कि आप रोज़ अखबार हम भी पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़ रहे हैं कि वी आर इन अ सीरियस इकोनॉमिकल प्रॉब्लम। सऊदी 3 अरब दे रहा है, अभी आज ही शायद आया फाइनेंस मिनिस्टर का कि अब हम इस काबिल हैं कि शायद नहीं, स्टेट बैंक के गवर्नर का आया है कि हम इस काबिल हैं कि 4 पॉइंट समथिंग इस साल 23 में देके 23 रोक लेंगे। लेकिन देखिए 23 रोकना इज़ नॉट द बिग डील, कि असल ये है कि 23 का 24 आ जाएगा। असल ये है कि क्या बाय दैट टाइम आप इस वैक्यूम को, इस खला को पुर कर सकेंगे या नहीं। जो आपने लास्ट टाइम भी कहा कि हमें फाइनेंशियल डिसिप्लिन की जरूरत है। देखिए ना, मतलब मैंने आपको पैसे दिया, आपने खर्च कर दिया, फिर दिए, फिर खर्च किया, लेकिन जिस दिन मैंने रोक दिया फिर अजाब में आ गए। अब देखिए हमारा जो सारा, मैं कहना भी नहीं चाहता यहाँ, लेकिन हम खुशी ऐसी मनाते हैं जब हमें कर्ज मिलता है जैसे ये हमारी इनकम है। नहीं, ऐसा इनकम नहीं है, ये हमें एक हेल्प है, दोस्तों से मदद है, जो इस हवाले से है कि उस सरमायाकारी में हम इस्तेमाल करें जो हम नहीं कर पाते किसी वजह से भी। अभी चाइना से भी आपके सामने है कि हमारी बातचीत चल रही है। इस वक्त तो सबसे ज़्यादा जोर जो है हमारा सऊदी पे, आपने खुद ही इंट्रो में कहा, और ये सऊदी से मंडे से बातचीत चल रही, नॉट टुडे, इट इज़ द 5th डे टुडे कि बातचीत हो रही है। फाइनेंस मिनिस्टर साहब भी गए हुए थे, शायद आर्मी चीफ भी जाने वाले थे या गए हुए थे, मुझे पूरा खबर नहीं है। वो इसी सिलसिले में कि थोड़ा सा आपको सपोर्ट, लाइफ सपोर्ट मिल जाए। लेकिन मैं फिर जो मेरे अपने सोचने का अंदाज़ है वो ये कि इससे आप सांस तो ले लेंगे लेकिन वेंटिलेटर पे रहेंगे आप।
वी Right. मस्ट गेट आउट ऑफ द वेंटिलेटर एज ए नेशन, क्योंकि अच्छा फिर हमारे एक और मुश्किल जो है बहुत माजरत के साथ कि हम चूँकि तनकीद बर्दाश्त नहीं करते, हम नहीं करते ना, मतलब हम कहते नहीं कि हम सबसे अच्छे, आप ज़्यादा बातें ना करें, तो हम यानी कंपैरिजन भी करने को तैयार नहीं, हम उस मुआशरे को भी देखने को तैयार नहीं जो हमारे बाद आए हैं, हम उन पे भी, उन सेंसिटिव सब्जेक्ट पे भी बात करने के लिए तैयार नहीं जिससे इकानमी बेहतर हो जाए। बिल्कुल। तो सवाल ये फिर कैसे बेहतर। दूसरा यही हल है जो मेरी समझ में आता है कि एग्रीकल्चर में वी मस्ट गो इनटू स्मॉल स्केल, इंडस्ट्रियल में वी मस्ट गो इनटू इसके, और जो लार्ज है उसको लार्ज रहने दें। इसमें जो सबसे अहम फैक्टर लास्ट टाइम भी वो प्राइवेटाइजेशन है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि राइट, वो हम बहुत ज़्यादा करते हैं। प्राइवेटाइजेशन के ऊपर ही बात करेंगे, हाँ, लेकिन हाँ, मैं अभी जो ये है वो सब्जेक्ट नहीं है इसलिए मैंने कहा। अजीम साहब से जो है वो हाँ। इंट्रोडक्टरी कमेंट ले लूँ, फिर मैं यकीनन बात करती हूँ। तो सर क्या दिखाई दे रहा है कमोडिटी, और ऊपर से जैसे कि फातमी साहब ने जिक्र किया हार्ड टाइम्स हैं, निकलना तो है। बिल्कुल जनाब, हार्ड टाइम्स हैं, निकलना है, कौम को एक फ्यूचर देना है, कौम को एक रास्ता देना है कि जिस रास्ते पे चलें नेक्स्ट जनरेशन का फ्यूचर अच्छा होगा। हम ये नहीं कह सकते कि हम जो गुजरा हुआ कल था वो भी हार्ड टाइम था और आज भी हार्ड टाइम है, क्योंकि देखिए अवेयरनेस बहुत बढ़ रही है। सोशल मीडिया ने, इस छोटे से मोबाइल ने पूरी दुनिया को अपने अंदर कैद किया हुआ है। हमें फैसले करने होंगे, हमें कौम के आगे आकर के कमिट करना होगा। जो लोग यहाँ पे फैसले करने की ताकत रखते हैं, इसको करवाने की ताकत रखते हैं, उनको आके कौम के सामने कमिट करना होगा। हर टाइम्स गुजर जाएंगे, हर नेशन पे आते हैं। आज यूरोप का और अमेरिका का मेन मसला हीटिंग है, जो अगर आप इकोनॉमिक क्राइसिस कह रहे हो, अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ हमारे पास नहीं है। जी। हमें हीटिंग का कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, ठीक है ना। उनके पास नो डाउट ये यूक्रेन वॉर के बाद उनके पास भी कम्युनिटीज़ का प्रॉब्लम है। हम एक एग्रीकल्चर कंट्री है, हमारे पास इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हमें पड़ोस के मुल्कों से अपने मामलात बहुत अच्छे करने होंगे। अगर आज हमें कोई 100 रुपये कर्ज दे रहा है, वो जब हम वापस करने जाएंगे 100 रुपये नहीं लेगा, वो उससे ऊपर एक्सपेक्ट करता है। कहाँ से आएंगे? हम आगे वाली जनरेशन को उन कर्जों में, कोई नहीं चाहता कि उसके आने वाली औलाद कर्जों में डूबी भी हो, कोई अच्छा बाप ये नहीं चाहेगा। तो इस मुल्क को जो चलाने वाले हैं वो प्राइम मिनिस्टर हो गए, बाकी उनकी टीम हो गई, बहुत अच्छे लोग हैं, उनका बहुत अच्छा पास्ट है, उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीद है, और ये क्राइसिस टाइम है, मेरा ख्याल में ही इज़ द राइट पर्सन के हमें इस क्राइसिस से लेके जाएं। लेकिन देखें, जो एक मैं घर की मिसाल दूंगा, जो कमाऊ पूत होता है उसको थोड़ी सी इज्जत देनी पड़ती है, उसकी प्लेट में थोड़ा सा बोटी सालन ज़्यादा डालना पड़ता है, और जो नहीं कमा रहा होता उसको थोड़ा सा खींचना पड़ता है। Right. हमें अपने प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेंगी कि जी ये तबका है जो हमारे पुराने बिजनेस हैं, लाइक टेक्सटाइल है, लेदर है, कुछ भी है, हमें उनको चलाना है, उस पर जनरेशन्स लगी हुई हैं, हमें उनको बूस्ट देना है, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर देना है। जो नए हैं जैसे आईटी हो गया, स्मॉल बिजनेसेस हैं, बिल्कुल जनाब ग्रो करें, उनको 10 साल आप टैक्स फ्री दें, उनको जगह जगह आप इज्जत दें, उनको फोरम्स पे बुलाएं। और जो लोग हैं, क्योंकि आपके पास यूथ है 70%, 22 करोड़ में आपका 70% यूथ है, उसको आपने कहीं लेकर बहुत बड़ी पावर है। आपको वोकेशनल ट्रेनिंग्स पे आपको बहुत, मुल्क के कोने कोने पे आपको वोकेशनल ट्रेनिंग्स पे काम करना होगा कि ये यूथ ट्रेनिंग ले, बाहर जाए, वहां से आपका फॉरेन एक्सचेंज भेजे। एक पूरा प्रोसीजर है, आपको अगले 15 साल का प्लान देना होगा, रोड मैप देना होगा पाकिस्तान के लिए। डिफरेंट डेवलप कंट्रीज जी यही विजन अपने सेट कर रहे हैं, तो हमें भी अब ज़रूरत इस बात की है कि अभी हमें भी अपना विजन, अपने प्लान्स, अपने क्लीशेस डिसाइड करना चाहिए। बिल्कुल, देखिए दुनिया भर की आबादी बढ़ी, कंपटीशन बढ़ रहा है। आप अपना कोई भी यहाँ से अरब वर्ल्ड में कोई अपने मजदूर भेजती हैं, उनके सामने एक सर्टिफाइड मजदूर आ रहा होता है, एक सर्टिफाइड बढ़ई आ रहा होता है, एक सर्टिफाइड मेसन आ रहा होता है, एक सर्टिफाइड प्लम्बर आ रहा होता है। उसकी सैलरी भी अच्छी है, उसकी वक़्त भी ज़्यादा है, हमारे उससे ज़्यादा काम जानते हैं, लेकिन सर्टिफिकेशन नहीं। हमें अपने जो पॉलिटेक्निक्स हैं, हमें जो इंस्टीट्यूट्स हैं जो टेक्निकल वोकेशनल ट्रेनिंग दे रहे हैं, हमें उन पर काम करना होगा। उनको हमें लाइमलाइट, उनको हमें बिल्कुल स्ट्रीमलाइन करना होगा कि जी ठीक है आप ये काम करें। दुनिया बहुत बढ़ गई है, आप वहाँ कैमरे लगा दें, कैमरे पर अटेंडेंस आती है, सब कुछ आती है, फेक चीज़ें तो ऐसे ख़त्म हो जाती हैं। मैं यहाँ बैठ के अपना पूरा कारोबार देख सकता हूँ। आप टीवी लाइव जा रहा है, पहले तो ऐसा नहीं होता था। अब तो आप फ़ोन उठाते हैं, इंटरनेशनल कॉल लगा लेते हैं, पहले 7 दिन की वेटिंग होती थी। दुनिया बड़ी तेज़ी से चेंज हो रही है। हमने अगर चेंज नहीं है, हमने राइट स्टेप नहीं लिए, तो आई फील के आगे भी फिर हम अगले नेक्स्ट जनरेशन हमारी बैठ के हार्ड टाइम्स की बात कर रही होगी। आपने स्टेप्स का जिक्र किया है, बहुत सारे ऐसे बिजनेस जॉनरा है वो भी चेंज हो चुका है। पहले बिजनेस का तरीकाकार डिफरेंट था, अब बिजनेस का तरीकाकार डिफरेंट है। अब आईटी इंक्लूड हो गई है हर चीज़ के अंदर। आपने जिक्र किया कि अब हमें बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू को प्लान्स बनाने होंगे। आप सोचते हैं मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू भी चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि अब वो ही पुरानी चीज़ें, टेक्नोलॉजी हमारे पास वही है,
पायदार भी है हमारी जो गुड्स है, लेकिन उसकी जो मार्केट है वो हम नहीं कर पा रहे। उससे ज़्यादा बेकार चीज़ें जो है वो जल्दी मार्केट होकर बिक जाती है। ये तो बिल्कुल मार्केटिंग तो जनाब मेन चीज़ है आपकी अपनी। आप देखें ना 22 करोड़ की आबादी, अब अपनी खपत देखें कितनी ज़्यादा है। आज मोबाइल्स की इंपोर्ट कम हो गई क्योंकि आप लोकली बना रहे हैं, ठीक है ना। आप जो आगे आने वाली चीज़ें हैं, सोलर पैनल्स हैं, इन्वर्टर्स हैं, सब कुछ आप अपने यहाँ बिल्कुल बना सकते हैं। दुनिया के छोटे छोटे मुल्क जो हैं जो आईसीज बना रहे हैं, अब उनकी आप देखें कितने बड़ा वॉल्यूम है उनके बिजनेस का, छोटा सा काम है, ठीक है ना। हम हमारे पास हैं लोग हैं जो इंटेलिजेंट हैं, सब कुछ, हम बिल्कुल इन चीज़ों पे काम कर सकते हैं। आगे जो हमारे पास हम ऐसी हम पाबंदी लगा दें जी, आज से यूरोप और अमेरिका ने तो लगा दिए, वो आगे आने वाले शायद 20 सालों में उनके पास पेट्रोल से कोई गाड़ी नहीं चल रही होगी। हमें भी ये सब करना पड़ेगा हमारा, ताकि जो इम्पोर्ट बिल्स हैं वो कम हो, ठीक है ना। हम ये तो नहीं कर सकते ना कि खाने पीने की चीज़ें हम रोक लें, लेकिन हम ऑयल पे तो काम कर सकते हैं कि अगले 20 सालों में हमारे पास जितनी गाड़ियाँ वो ऑयल से नहीं चल रही, तो पोल्यूशन फ्री माशरा हो जाएगा। आपके पास पोल्यूशन नहीं होगी, जिस पर आज हम सब सारा फिक्रमंद हैं। राइट, वेरी राइट। ये पैराडाइम शिफ्ट होने की बात कर रहे हैं फातमी साहब। आप भी, एक तो मुझे प्राइवेटाइजेशन के हवाले से ये पूछना है कि प्राइवेटाइजेशन के जब मामला स्टार्ट होते हैं तो पॉलिटिकल इश्यूज आ जाते हैं, चाहे वो आप स्टील मिल की बात करें, पीआईए की बात करें, कमाने की बात करें, क्यों सर ऐसा? देखिए, असल में मैंने पहले भी आपसे कहा कई बार कि हमारे यहाँ जितने भी पॉलिटिकल थॉट्स और प्लानिंग, वो उसमें पॉलिटिकल कम होते हैं, पार्टी बेस ज़्यादा होते हैं, बदकिस्मती से, या नज़रियाती होते हैं। तो नतीजा ये होता है कि ये हमने पहले से तय किया हुआ है कि जो काम भी नताशा करेंगी मुझे उसे अपोज करना, ये तय किया हुआ मैंने। यानी ये हमारे समझिए बिल्ट इन प्रॉब्लम है हमारा। क्या अच्छा, कमाल ये है कि वही काम जब आप कर रही होंगी तो मैं मुखालफत, और जब मैं कर रहा हूँ तो आप मुखालफत। प्राइवेटाइजेशन में हंसता रहता हूँ जब भी हुकूमतें चले बदलती, हम नहीं करेंगे मुखालफत। नहीं, एक बात कर रहा हूँ कि जब भी हुकूमतें बदलती रहती तो सारे चार्जेस वही नए लगते हैं जो पिछली ने उन पे लगाया हो। ऐसा तो नहीं हो सकता ना, कहीं पे तो कोई चीज़ सच्ची है। मेरा ये कहना है कि तमाम सिक इंडस्ट्री, पीआईए स्टील में तो बहुत बड़ी चीज़ है, तमाम सिक इंडस्ट्री, यानी अगर मुझे दिया जाए 2 दिन तो मैं तमाम बिजनेसमैन को बुलाऊं और ये कहूं कि भाई ये सारे खांचे पड़े हुए, ये मसमार दीवारें तुम कल से ले लो, 20 साल तक हम तुमसे 1 रुपया नहीं लेंगे। शर्त ये है कि इसमें ये जो कैपेबिलिटी है तुम्हारी, इसमें कम से कम 50,000 लोग मुलाजिम, दैट वे वी विल गेट मच मोर टैक्स रादर देन गेटिंग टैक्स फ्रॉम द ऑनर ना। सवाल ये 50,000 एम्प्लॉय हो गए तो आपका तो मसला यूं ही हल हो गया। लेकिन नहीं, अजय ये पीआईए स्टील में वहाँ आ जाते हैं पॉलिटिकल। दूसरी बात ये जो आपने बहुत अच्छी बात कही थी कि हमारे यहाँ सर्टिफिकेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, हमारे यहाँ पूरी दुनिया में अनस्किल्ड लोग जाते हैं। तो अब यही चीज़ देखें, जब ये हम इतनी प्रैक्टिस कर चुके हैं कि यही अनस्किल्ड लोग पाकिस्तान में भी बैठे हुए हैं, तो जब आप प्राइवेटाइज करने की बात करते हो तो हमें डर लगता है कि इसमें मेरे भाई भतीजे निकाले जाएंगे, क्योंकि तो स्किल्ड है ही नहीं है। तो हम कहते नहीं 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 होना चाहिए, हालांकि बिल्कुल होना चाहिए। अगर ईमानदारी से आप सारी फिगर्स जमा कर ले स्टील मिल की और पीआईए की, तो जो उससे हमें कमाना था वो तो बहुत दूर की बात है। जो गंवा रहे हैं वो भी गंवाते गंवाते ओरिजिनल प्राइस से ज़्यादा हम पे कर चुके हैं। तो अच्छा, यूरोप अमेरिका ने बहुत अच्छा सिस्टम शुरू ही में कर दिया कि जब कोई आदमी मर रहा है ना तो उसे 5 साल वेंटिलेटर पे न रखें आप। यानी मैं खुद उसमें शामिल हूँ, हम लिख के दे देते हैं वहाँ कि 72 घंटे से ज़्यादा, ये मैं उसमें शामिल हूँ इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि हम जब वहाँ थे हमने लिख के दे दिया कि 72 घंटे के बाद हम पे लाइफ सपोर्ट न दिया जाए ताकि मरने दिया जाए भाई। वही तो यही हाल हमारा इंडस्ट्री का है कि वो मर भी रही ना, हम कर नहीं साहब। हमारे तो देखिए ना, वकार का मसला है, पीआईए ख़त्म हो जाएगी, वकार का मसला स्टील में, अरे कोई वकार का मसला नहीं भाई, अरबों रुपए का लॉस है, उसको डब कीजिए, नए लोगों को दीजिए, काम कराइए। अच्छा, अब जब इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छा मिल्स होते हैं तो मिल्स से तो काफ़ी आपके काम हो जाते हैं, स्क्रैप आपका आता है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि देखिए स्टील मिल के होने से आपकी मशीनरी नहीं बन रही है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री नहीं आ रही है, गाड़ियां नहीं बन रही। यानी आप देखिए कि कारें आप बना रहे हैं, सामान बाहर से आ रहे हैं, सारा सामान, चाहे वो दीवान वाले हो या कोई भी हो, जितने लोग भी बना रहे हैं, सुजुकी वाले हो, मतलब जितनी बड़ी, अब तो बड़ी अच्छी अच्छी किया शिया, बड़ी अच्छी गाड़ियां बन रही भाई, आप ऑलमोस्ट असेंबल कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे हैं। हमें ज़रूरत इस बात की है कि स्टील मिल को जो भी रशिया हो, चाइना हो, लोकल हो, पाकिस्तान में हो, बाहर से हो, जो ले रहा हो उससे कभी ले। हमें तो सिर्फ एक शर्त है कि देखो भाई तुम ये ले रहे हो, गवर्नमेंट को इतने पैसे मिलने चाहिए और इतने एम्प्लॉय होने, रेवेन्यू, इतना टैक्स, खत्म हो गया बात।
और जब वो तुम जिस तरह चाहो चलाओ हमारी बला से, हमें ये इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग आवर ओन मनी, हम अपना कैपिटल ज़ाया कर रहे हैं, हम अपना एसेट ज़ाया कर रहे हैं, लेकिन हम उसको अना का मसला बना देते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने हर गवर्नमेंट में ये देखा कि मैंने ऐलान किया नेशनल का, नहीं साहब नेशनलाइज नहीं होने दे, वो प्राइवेटाइज नहीं होने दे। अच्छा आप आई, आपने कहा जी मैं, तो भाई कहाँ पे रुकेंगे? और मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि तो 1 2 3 बड़े नाम आपने लिए, नहीं तमाम छोटी पूरा साइट में पड़े हुए हज़ारों जो खंडरात बन गए हैं, खंडरात बन गए हैं, आप उनको आबाद करें। क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया में जो रेस है वो इकानमी की रेस है। जो नया वेपन है आपका वो सोशल मीडिया एंड इकानमी, और कोई नहीं। अभी आपको पता है यूक्रेन और रशिया की जंग में अभी मिस्टर यन या वेन नाम है उसका, शायद जर्मनी में नहीं स्विट्जरलैंड में बैठा, उसने प्रोटोन एक सिस्टम लाया जो रशिया के तमाम सिस्टम को तोड़ के उनकी सारी खबरें ले लेता। अब रशिया ने उसके ऊपर लगाया है अपना हिसाब किताब। तो अब आप देखिए जंग गोया, अब तो बंदूक गई, अब वो बैठा कमरे में, अब हाइब्रिड वॉर हो गई। देखिए ना हाइब्रिड वॉर, कमरे में बैठा बता रहा है आपको। तो वी आर इन द एज, और मैं खैर इस बहस में उसका कोई लेना देना, ये बात 1960 में बर्टन रसल ने कह दी थी कि वी आर गेटिंग आउट ऑफ द ओल्ड एज एंड गेटिंग इनटू द एज ऑफ रीजनिंग। अब रीजन का एज है, यानी मैं आप मुझसे पूछने कि भाई जो आप रीजन बताएंगे, हाँ बताइए ना, मतलब आप क्यों करना चाहते? हम लोग उससे कतराते हैं, कभी मतलब मुख्तलिफ तरीके से बहाने से हम कोशिश करते हैं कि यार ये बात ना करें, आप प्राइवेटाइज होना चाहिए। इनकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि आप प्लम्बर जो है ना वो भी ग्रेजुएशन से कम नहीं होने। यू वोंट बिलीव नताशा के मैं, यानी हालांकि आप कहेंगे पर्सनल बातें, कि मैं पहली बार हेयर कटिंग कराने गया तो उस लड़की से मैंने पूछा तुमने कहाँ से सीखा? उसने कहा भाई कहाँ से सीखा? यूनिवर्सिटी से MS किया है भाई। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा नहीं, मैं कटिंग की बात पढ़ के आ रहे हैं। चलें फातमी साहब, मैं यहाँ आपको पॉज करूंगी। हमारे साथ अफरोज मर्चेंट साहब ओवर कॉल मौजूद है, CEO ऑफ मर्चेंट इन्वेस्टमेंट, उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा अफरोज साहब, ये बताइए कि ओवरऑल आज की मार्केट में या पूरे हफ्ते को समराइज करें तो मार्केट की जो नेचर है वो क्या दिखाई दे रही है, और नियर फ्यूचर हम क्या विटनेस करेंगे? देखिए मार्केट में जो है मैं समझता हूँ कि एक बहुत खुशाइन बात डेवलप हुई है, जिसमें सऊदी अरेबिया के जो वो एम्बेसडर है उन्होंने भी ये बात कही है कि पाकिस्तान को जो असिस्टेंस चाहिए रफली $4 बिलियन, तो वो हमें आ जाएंगे। तो जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का जो प्रेशर है मैं समझता हूँ बहुत जल्द, बिकॉज इट्स नॉट ओनली कमिंग फ्रॉम पाकिस्तानी अथॉरिटीज, सऊदी अरेबिया के भी जो है वो ये कर रखे हैं, अथॉरिटीज ये कह रही है। तो मैं समझता हूँ हमारे जो मसले थे रिजर्व्स के, वो स्टेट बैंक के गवर्नर भी कल कहा है कि आइंदा 6 महीने में हमारे रिजर्व्स बहुत बेहतर हो जाएंगे। तो ये सऊदी असिस्टेंस आ जाएगा तो मैं समझता हूँ मार्केट में, देखिए मार्केट में इतना प्रेशर नहीं आया जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे रिजर्व्स की पोजीशन देखते हुए, बिकॉज जो एक्सपेक्टेड इनफ्लोज है उसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो मार्केट इतना नेगेटिवली नहीं देख रही, लेकिन वॉल्यूम जरूर कम हो गए हैं। वो आई थिंक दिसंबर में जनरली ऑफ सीजन और ये क्लोजिंग ईयर एंड बैलेंस होता है, तो दिसंबर में वॉल्यूम्स जनरली डल होते हैं। वॉल्यूम्स अच्छे देखने के लिए हम भी काफ़ी जो है वो दिन से वेट कर रहे हैं। क्या समझते हैं आप अफरोज साहब कि आने वाले दिनों में कौन से सेक्टर ज़्यादा लाइमलाइट में दिखाई देंगे, क्योंकि अभी जो है थोड़ा सा कॉशियस स्टैंस ही ओवरऑल देखा जा रहा है? देखिए जो सेक्टर्स मैं हमेशा से कहता हूँ कि हाई इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट में जो सेक्टर्स होते हैं जिसको हम सिक्लिकल सेक्टर्स कहते हैं, सिक्लिकल जिसमें स्टील है, सीमेंट है, ऑटो है, क्योंकि लोन पे बहुत सारे लोग लेते हैं, तो वो जैसे इंटरेस्ट रेट कम होना शुरू होंगे, और मैं समझता हूँ स्टार्टिंग अप्रैल ऑनवर्ड्स हमारे इंटरेस्ट रेट भी इंशाल्लाह कम होना शुरू होंगे। तो वो अभी तो वो इतना परफॉर्म नहीं करेंगे, लेकिन अभी जो सेफ सेक्टर्स में बैंकिंग सेक्टर है, फर्टिलाइजर सेक्टर है, ऑयल एंड एक्सप्लोरेशन कंपनी है जो अच्छा डिविडेंड दे रही है, तो वो मैं समझता हूँ कि वो आप देखें वो गिरे भी नहीं है इतना जितना अगर कोई सिक्लिकल सेक्टर गिरे तो ये आईटी इज डेफिनेटली बहुत ही कल प्राइम मिनिस्टर ने भी जो है आईटी सेक्टर को बहुत ज्यादा प्रमोट किया है। तो मैं समझता हूँ ये आईटी सेक्टर भी जो है बहुत ही अपार्ट फ्रॉम बैंकिंग, फर्टिलाइजर, ऑयल एक्सप्लोरेशन एंड आईटी, ये 4 सेक्टर मुझे बहुत बेहतर लगे हैं।
अच्छा, मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू के अलावा अगर हम बात करें ग्लोबल इकोनॉमी की, तो क्या देख रहे हैं ग्लोबली? कुछ रिसेशन या कहा यह जा रहा है थोड़ी सी स्लो डाउन हो गई है इकोनॉमी? देखिए, रिसेशन तो दुनिया भर में स्लो डाउन है। इससे हमारे लिए एक खुशाइन बात यह है कि आप देखें ऑयल जो है वो $70 पे आ गया है तकरीबन, और जो ब्रेंट और जो अरब ऑयल हम खरीदे वो $75 के करीब है। तो ये हमारे लिए तो मैं समझता हूँ बहुत ही खुशाइन बात है। अगर आपको याद हो $140 तक ब्रेंट गया है, अब $75 पे है। तो ये लेकिन जनरली वर्ल्ड में ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि रिसेशन की तरफ होगा, लेकिन रिसेशन की वजह से हम बेनिफिट करेंगे बिकॉज इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस जो है वो सब गिरना शुरू हो गई है। जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो वो हमें बेनिफिट हो जाएगा। वेल, थैंक यू सो मच। अफरोज मर्चेंट साहब हमारे साथ मौजूद है, काफ़ी डिटेल एनालिसिस। अजीम साहब भी मौजूद हैं और फातमी साहब गुफ्तगू वहीं से कंटिन्यू करेंगे। प्राइवेटाइजेशन के हवाले से बात हो रही थी, बट जैसे कि अफरोज साहब ने कहा कि पूरी दुनिया में ही ग्लोबली एक रिसेशन देखा जा रहा है, इकोनॉमिक स्लो डाउन है, तो पाकिस्तान भी उसी की वजह से इम्पैक्ट है। मैंने पहले भी कहा और फिर कह रहा हूँ कि देखिए, ये जो हमने तय किया हुआ है ना कि ये जो सेट लाइन है पाकिस्तान में बिजनेस की, इसी पे चलना, इसमें आपको चेंज लाना पड़ेगा। से फॉर एग्जांपल मैं अक्सर सोचता हूँ हम तो बहुत खुशकिस्मत लोग हैं कि हमारे पास एग्रीकल्चर की बहुत बड़ी ताकत है, सेल्फ सफिशिएंट हैं अगर हम ईमानदारी से काम करें। और उसमें टेक्सटाइल है 68%, ऑलमोस्ट 68% हमारा एक्सपोर्ट वही है। सर्विसेज है 50% GDP उसी से आता है। लेकिन क्या अब जैसे एक बहुत अच्छा चेंज आया है पाकिस्तान में, रिटेल स्टोर, डिपार्टमेंटल स्टोर है। अमेरिका का जो सबसे बड़ा यानी नंबर 1 GDP रेवेन्यू है वो है उनका फूड, यानी जितने भी आप समझे रिटेल स्टोर और खाने पीने वाले। उसके बाद प्रिंटिंग है और उसके बाद हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री यानी होटल बिजनेस है। उनके यहाँ हर कॉर्नर पे होटल रहते हैं। अच्छा, तो ये सब सर्विसेज हैं, इसमें से कोई भी इंडस्ट्रियल नहीं, क्योंकि इंडस्ट्रियल उन्होंने रखे, इंडस्ट्रियल फिर उन्होंने वो रखा जिससे पूरी दुनिया पे रूल कर रहे हैं। तो क्या अभी मैं इसलिए कहा कि मेरे देखते देखते पिछले 5-10 साल में कराची में बेशुमार बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर खुले हैं, और हर डिपार्टमेंटल स्टोर में समझिए $मिलियन एंड $मिलियन का सामान और हज़ारों लोग काम कर रहे हैं। दैट इज़ ए गुड। इसी तरह अगर आप देखें तो कैफ़ेज बहुत तेज़ी से खुले हैं, रेस्टोरेंट बहुत तेज़ी से, बाहर चाइनीज़ था फला, दैट इज़ ए वेरी गुड साइन। इसी तरह अगर हम जैसे IT में, इसी तरह अगर हम इसको और आगे थोड़ा बढ़ के छोटी छोटी चीज़ें बनाना शुरू, पिन बनाना शुरू करें, सुई बनाना, जेम्स क्लिप बनाना शुरू करें, रबर बनाना, कॉटेज इंडस्ट्री। अच्छा, तो ये वो है जिसमें कोई बहुत तीर मारने की ज़रूरत नहीं, रॉकेट साइंस नहीं है। तो आप अगर उसमें चले गए, क्योंकि उसमें मार्जिन ऑफ प्रॉफिट स्लो है, सॉलिड है, लॉसेस के चांसेस ना के बराबर है। ये नहीं है कि अचानक पता चला दिवालिया, ऐसा कोई चक्कर नहीं। तो दैट इज़ ए गुड साइन ऑल्सो कि आप कोशिश करें। और ये जो अब उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि ग्लोबल तो इस वक्त नहीं है। मैं कह रहा हूँ देखिए, ग्लोबल से हम मुराद लेते हैं 4 बड़ी ताकतें, यूरोपीय यूनियन, रूस, चीन और अमेरिका, यही है ना। चाइना की इकोनॉमी तो बड़ी अच्छी जा रही है। चाइना की हम इसलिए यहाँ पे मिसाल नहीं देते हैं अक्सर कि चाइना का एक बिल्कुल कन्फाइन अपना सिस्टम है, और उन्होंने पूरी दुनिया के सिस्टम को न सिर्फ चैलेंज किया बल्कि साबित कर दिया कि उनका सिस्टम बहुत अच्छा है। दैट इज वाई दे आर सक्सेसफुल। अमेरिकन बिल्कुल अलग है, ज़ाहिर है डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म के लिए लड़ रहे हैं। पूरा यूरोपीय यूनियन वही है, रशिया वही है। ये रशिया तो ज़रा कमज़ोर है, लेकिन चीन, अमेरिका, जिसको हम बार बार डिस्कस करते हैं, हमारी दोनों से दोस्ती है। ये भी कमाल देखें, यानी वी आर वेरी लकी। अमूमन ये होता है पूरी दुनिया में कि आप 2 पावर के साथ एक साथ हाथ नहीं मिलाते हैं, क्योंकि गड़बड़ का चांस होता है, कभी आप इसके साथ। लेकिन वी आर वेरी लकी। आप ईरान देख लो, टर्की देख लो, दूसरे कंट्री के इससे है तो इससे नहीं, उससे हम लोग देखिए, रशिया ने परसों तरसों आपसे बात की कि भाई हम गैस देने के लिए तैयार है। दैट इज ए वेरी गुड साइन। और एट द सेम टाइम व्हाइट हाउस ने ऐलान किया कि हमें पाकिस्तान के रूस से गैस लेने पे कोई एतराज नहीं है। ये भी कहा उन्होंने ऑफिशियली। दैट इज ए वेरी गुड साइन। चलिए, मैं अजीम साहब से पूछना चाहूँगी। अजीम साहब, बड़ी ही अच्छी बात है कि हमें पॉलिटिकल इकोनॉमी और इससे इकोनॉमी से फ़ायदा भी लेना है, क्योंकि हमारे मुल्क की ऑब्वियसली थोड़ी सी ये फ्रेजाइल सिचुएशन है। क्या समझते हैं आप, कितना ज़रूरी है हमें अपनी की पोजीशन को आइडेंटिफाई करवाना पूरी दुनिया के सामने, और दूसरा ये कि रीजन में या आउट ऑफ रीजन बेनिफिट्स लेना? नताशा, अनफॉर्चुनेटली हमारे
कुछ ऐसे लोग हैं, देखिए घर में आग लगी हो ना तो उसकी शोहरत पूरी दुनिया में नहीं की जाती, घर का एक भरम रखा जाता है। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल है ऐसा कि जी छोटा सा एक माचिस की तीली की आग होती है और दुनिया को हम बता रहे होते हैं पूरा घर जल गया। जले हुए घर में कोई नहीं आता, ना कोई चीज़ खरीदने आता है, ना कोई, दुनिया का असूल है। जो दुनिया के बिजनेसमैन बैठे हैं फ़ायदे उठाने के लिए बैठे हैं। हमको इतनी, मेरा नहीं ख्याल कि हम इतने कोई और फ्रेजाइल बिजनेसमैन कंडीशन, तो प्रॉफिट के बगैर कभी नहीं आएगा। बिल्कुल आज अगर फर्ज करें हम अपना स्टील मिल का लैंड सेल करने जाएं तो हमें पेनी मिलेगी, ठीक है। गुड टाइम्स हमें बहुत, हम इतना गा देते हैं यहाँ के, मैं नहीं किसी को ब्लेम करूंगा कि इतना गा देते हैं चीज़। देखिए हमें अपने सिस्टम्स बनाने, हमारा सिस्टम फेल हो गया, ठीक है। सिस्टम फेल हुआ तो इतनी उंगलियाँ उठ रही हैं। हमें अपना सिस्टम जो है ना, जो भी मुल्क को चलाने का सिस्टम है वो बहुत ट्रांसपेरेंट बनाना पड़ेगा। उसके लिए गवर्नमेंट की जो इन्वॉल्वमेंट है हर डिपार्टमेंट के अंदर, जैसे बात हो रही PISL में, कहाँ दुनिया में अब गवर्नमेंट की ओन करती, कहीं ओन नहीं करती। गवर्नमेंट का काम है मुल्क को कामयाबी से चलाना, ठीक है जी। आप फोर्सेस को कर लें, मैं तो कहता हूँ इवन लॉ एंड ऑर्डर की जो मैं हालत देखता हूँ उसको भी प्राइवेटाइज कर दें। एक दो शहरों में चांस लेके देख लें कि जी ये शहर है, आप कैसे लोगों को आप कर सकते हैं कि लोग लुटते रहें, और फिर सोच अपनी बड़ी रखें, सोच अपनी बहुत पॉजिटिव रखें। आवाम से हम अपनी आवाम से चीज़ शुरू करें, अपनी आवाम से ही चीज़ दुनिया शुरू करती है। हम इनको एक एनवायरनमेंट देंगे, ठीक है जी, आप लोगों ने एक सक्सेसफुल होना है, उसके लिए उसको एक टेंशन फ्री एनवायरनमेंट चाहिए, उसको दें। जितना रिजिलियंट ये नेशन है ना पाकिस्तान, इतनी दुनिया में कोई नहीं है। मैं आपसे ये शर्त लगा के बात कह सकता हूँ। और हम जितने फ्रेंडली हैं, हम कारोबारी लिहाज से भी मैं बोलूँ, क्योंकि मैं खुद एक फर्म चलाता हूँ जिससे दुनिया में कंपटीशन होता है, वी आर वन ऑफ द बेस्ट इन डीलिंग, ठीक है ना। लोग हमारे, मेरे अपने बायर्स जो हैं, आई मीन समझ लें, जैसे आज एक बायर से बात हो रही थी, उसने मुझे पूछा कैन यू बी एबल टू डिलीवर द गुड्स। अब बात वो कह रहा है जी तुम्हारे तो इतने क्राइसिस चल रहे हैं, तुम कैसे डिलीवर करोगे। चीज़ इतनी बोलती, दुनिया में क्राइसिस है क्या, मुल्क में कुछ नहीं हो रहा लेकिन दुनिया में ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या होगा। इंडिया में नहीं है, वी विल बी एबल टू डिलीवर। हमारी एक शोहरत तो अच्छी रहने दो भाई, हम कर जाएंगे सब कुछ। इतने से कॉम कर ही रही है, परफॉर्म करके दे ही रही। तो हमें इन चीज़ों को बैठ कर इसको देखें, जैसे जो इंग्लैंड में है, ठीक है ना, एक होती है वहाँ पे शेडो कैबिनेट होती है, जो अभी फातमी साहब बात कर रहे थे ना कि अब ये गवर्नमेंट में जो ये करने जा रहे हैं, मैं इनको अपोज करता रहूंगा, अगली बार मैं गवर्नमेंट में आऊंगा ये मुझे अपोज कर रहे होंगे, हल कोई नहीं दे रहा। तो जब शेडो कैबिनेट होती है ना, तो वो कहती है नहीं जी आप चीज़ को इस तरह नहीं करें, चीज़ को इस तरह करें, ये बेहतर होगा, ठीक है। और अगर वो फर्ज अपनी गवर्नमेंट में आ जाती है, चीज़ को इस तरह करके दिखाते हैं, वरना फिर आवाम उनसे पूछती है। इवेंचुअली वोट्स लेने तो आपने आवाम के पास ही जाना है ना, आपने इधर उधर तो नहीं जाना। तो एक चीज़ बेहतर करने के हमारे पास मेरे ख्याल में अब बॉटल नेक है, लेकिन उसके बाद हमारे पास बड़ा अच्छा फ्यूचर होना चाहिए। अब ऐसा सिचुएशन आ चुकी है कि अभी हमारे जो एक इंस्टेंट मेजर रिक्वायर है, क्योंकि अब हम बिल्कुल फायर फाइटिंग रूट्स पे काम कर रहे हैं, अब हमें इंस्टेंट मेजर्स की जरूरत है। नहीं लिया तो ये हो जाएगा, IMF एग्रीमेंट नहीं, बैकआउट हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम ऐसा कर चुके हैं पैनिक कि अब उसको कंट्रोल करना, उसको समेटना बड़ा मुश्किल हो रहा है। इसके बारे में प्लीज़ बताइए। देखिए जैसे स्टेट बैंक के गवर्नर जमील अहमद साहब ने बोला ना कि जो हम 33 बिलियन डॉलर्स का हमारा जो है उतार देंगे। आई डोंट माइंड कि कम ऑन द टीवी, नेशनल टीवी बताएं जी इस तरह से हम उतारेंगे ये लोगों को। मैं कहता हूँ ऑयल अगर 50 पे भी आ जाए कोई बात नहीं, आप ऑयल की प्राइस कौन कुर्बानी देगी, ये 22 करोड़ आवाम कुर्बानी देंगे, ठीक है जी, अपने पैरों पे खड़े होना है। खुद प्राइम मिनिस्टर साहब भी डोंट फील इजी कि वो जाएं और लोगों से पैसे मांगें, कई बार ये चीज़ एक्सप्रेस कर चुके हैं। कोई इज्जतदार आदमी ये नहीं चाहता जाए जाके हाथ जोड़े, कौम भी ये नहीं चाहती कि हमारे बड़े जो हैं वो जाएं और जाके हाथ जोड़े। एक बार लाइन दे दें, ठीक है, एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर दें नेशन का, एक रोड मैप बिल्कुल जनाब के 5 साल बाद आप इस बेहतर हालत में होंगे। कौम खड़ी है, कौम 250 नहीं, कौम 300 रुपये देगी पेट्रोल का। आप उसको बोल दें कि जी 5 साल बाद आपके हालात बेहतर होंगे, नहीं किया तो मुझे सजा दो। जो भी इकोनॉमिक, जो भी आप रेगुलेटरी बॉडीज कहते हैं, कुछ भी कहते हैं, बन जाए। 8-10 मुल्क के लोग आ जाएं, बड़े जो इकोनॉमिस्ट हैं, वो कहते हैं जी ठीक है 15 साल के ये लोग आए और दे विल टेक द नेशन। बहुत सारे बिजनेसेस को एग्जेम्पशंस, जैसे आपने कहा कि IT है या डिफरेंट न्यू इंडस्ट्रीज हैं, उनको लगाने के लिए कुछ एग्जेम्पशंस भी दी जा रही हैं। कुछ ये भी कहा ये जा रहा है कि आप आए बिजनेसेस के लिए आपको जो है ये इंसेंटिव्स दिए जाएंगे। तो आप समझते हैं कि बिजनेसेस को ही उठाना है, जैसे फातमी साहब ने कहा कि कुछ खंडरात बन गए हैं, इंडस्ट्रियल एरिया में जाएं तो डिफरेंट दिखाई देते हैं। अब वो कब चलेंगी, वो चलेंगी तो फिर कुछ कमा के देंगी ना इंडस्ट्रीज। देखिए जो IT इंडस्ट्री है वो तो एक अपार्टमेंट में भी शुरू हो जाती है, ठीक है। नए नए उसके लिए तो जनरेशन कोई के वो नहीं लड़के है। लड़कियां हैं वो कर रहे हैं, स्पेस इतनी नहीं चाहिए होती हमें। बड़ी हमें ये नहीं कि जो इंडस्ट्री लेकिन हमें पुरानी है, कॉटेज इंडस्ट्रीज तो चाहिए, छोटी छोटी इंडस्ट्री। 22 करोड़ आवाम को बहुत कुछ चाहिए, ठीक है ना। हर मैं अगर सिर्फ एक कराची की मिसाल ले लूँ तो अगर 7 जोन हैं यहाँ पे इंडस्ट्रियल जोन, तो हर जोन के पास एक कॉटेज इंडस्ट्री ज़रूरी है उसके लिए। लेकिन आपको पैसा चाहिए, आपको उनको खड़े करने के लिए आपको इजी इंस्टॉलमेंट्स पे आपको लोन देने होंगे,
आपको मतलब एक आपको पूरा बैकअप चाहिए ना पैसों का। आज चाइना ऐसे नहीं खड़ा होगा। मैं आप ऐसे लोग हैं जो चाइना को उन्होंने उस हाल में देखा है कि घुटने घुटने कीचड़ होता था। आज उधर की मेन सड़कों पे जाके आप उंगली से आपको गर्द नजर नहीं आती। उधर का नेशन बिल्डअप आप देखें। उधर आप आज जाके चाइनीज को, जो कुछ साल पहले लोग उनके बारे में जो बातें करते थे कि नशे ही होते थे, जो भी आज नेशन बिल्डअप है, नेशन के पास कॉन्फिडेंस है, उनको अपनी लीडरशिप पे कॉन्फिडेंस है, उनको अपने सिस्टम पे कॉन्फिडेंस है। हमें अपनी नेशन को एक कॉन्फिडेंस देना होगा एंड यू विल सी वी विल बी अमंग द लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड विद इन फ्यू ईयर्स। राइट, वी हैव पोटेंशियल। चलें जी, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट सेगमेंट देखते हैं। कमोडिटीज एंड फॉरेक्स लेटेस्ट अपडेट। आज की मार्केट में गोल्ड की पर तोला प्राइस 1,66,100 रुपीज़ जैसा कि दिखाई दे रहा है। गोल्ड पर तोला प्राइस सबसे हाईएस्ट साइड पे अभी दिखाई दे रहा है। गोल्ड पर 10 ग्राम 1,42,410 रुपीज़। इंटरनेशनल गोल्ड रेट पर $1,799.13। ऑयल WTI पर बैरल $71.84। ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल $76.26। करेंसीज में सबसे पहले यूरो बाइंग रही 251.5, सेलिंग वाज 254 रुपीज़। यूके पाउंड बाइंग रही 291.5 रुपीज़, सेलिंग वाज 294 रुपीज़। यूएस डॉलर बाइंग रही 230 रुपीज़, सेलिंग वाज 232। चाइनीज यॉन बाइंग रही 32.11, सेलिंग वाज 32.36। Nextly, Saudi Riyal buying the 63.35, selling was 64.1. UAE Dirham buying at 65.6, selling was 66.2. Kuwaiti Dinar buying the 731.8, selling was 736.8. And lastly, Omani Riyal buying the 583.37, selling was 587.87. ये था फॉरेक्स और कमोडिटीज़ का लेटेस्ट अपडेट। हम गोल्ड प्राइस बढ़ते हुए देख रहे हैं, लेकिन एक तरफ हमें ऑयल प्राइसेस से काफ़ी कुशन जो है वो मिल रहा है, तो दिस इज़ वेरी गुड साइन। फातमी साहब भी मौजूद है और अजीम साहब भी, तो मैं फातमी साहब से पूछूंगी। फातमी साहब, एक अच्छी चीज़ देखी जा रही है, किसी न किसी तरीके से एक ब्लेसिंग है कि कमोडिटी प्राइस, इंटरनेशनल ऑयल प्राइस कम हो रहे हैं और हमारे पास और भी ऑप्शंस मौजूद है। क्या समझते हैं कुछ ना कुछ हल निकल आएगा? बिल्कुल हल निकलेगा, लेकिन मैं फिर यही कहूँगा कि अब आप देखिए, जैसा कि अभी इन्होंने भी कहा कि पूरी दुनिया में अब पेट्रोल को कंज्यूम करने की यानी आदत को कम किया जा रहा है। यानी कोशिश की जा रही कि इसके, क्योंकि एक चीज़ समझ लें आप, ये तमाम जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं ये अल्लाह ताला ने एक मकदार में दिया। ये नहीं दिया कि आप मुस्तकिल खाते पीते रहें, वो कभी ख़त्म नहीं है। गैस आपके यहाँ खुद मौजूद है, सूर्य गैस के हवाले से आप जानती। तो खुद अमेरिकन, आप देखें अमेरिकन सारी दुनिया से पेट्रोल खरीदते हैं, अपना रिजर्व में रखते हैं। वो इसीलिए ताकि कल कला को कोई बुरा वक्त आए तो उनके आपको इसकी मोहताजी, ये नहीं कि एक दिन में, मेक ए प्रोग्राम फॉर 20 ईयर्स कि भाई 20 साल के बाद हम इसके मोहताज। इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ होंगी, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें होंगी, सोलर सिस्टम होगा, विंड सिस्टम होगा, मतलब हम कोशिश करेंगे कि इसके, क्योंकि देखिए सबसे ज़्यादा पैसा आपका उसी पे जा रहा है, इसके अलावा तो नहीं जा रहा। अच्छा, मैं कह रहा हूँ रेट कम हो जाए, मैं आपकी बात मान लेता हूँ, बल्कि सारे एक्सपर्ट्स की बात, लेकिन लेकिन यकीन करें वो $1, आधा $, 72, 73, 74 इसी तरह। अच्छा, अब इसको अगर आप ज़रा सा हट के जाएँ, 2008 में ये 147 पे चला गया तो इकानमी ख़राब हुई थी, क्योंकि आपके पास ताकत मौजूद थी। देखिए पेट्रोल महंगा नहीं है, बल्कि आपकी कुव्वत ख़रीद कमज़ोर है, दोनों अलग चीज़ें हैं। भाई आपके यानी रिक्शे का किराया 100 रुपये, लेकिन आपके पास 50 है तो बेकार है, लेकिन आपके पास 500 है तो आपने कहा भाई 100 तो बहुत बहुत सस्ता जा रहा है, भाई आज तो चलते हैं। तो आपको अपनी हैसियत को मजबूत करना होगा कि चैलेंजेस को, उसमें 2 फैक्टर बहुत अहम है। अनएम्प्लॉयमेंट को आप कंट्रोल करें, खुद ब खुद इन्फ्लेशन को। जब अनएम्प्लॉयमेंट आप कम करेंगी यानी एम्प्लॉय बढ़ा देंगी तो खुद ब खुद इन्फ्लेशन कंट्रोल होता जाएगा और चीज़ें प्रोड्यूस होने लगेंगी। ये सारा प्रॉब्लम इसलिए हो रहा है कि आप एक ही वक्त में इन्फ्लेशन के भी शिकार हैं, डॉलर रेट के भी शिकार हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी के भी इसका लेकिन सर ग्रोथ जब इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, ग्रोथ कम हो रही है, तो अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे आप कंट्रोल करेंगे? हाँ, ये भी सही कह रही हैं। हाँ, इसका तरीका ये है, वही जो मैंने आपसे कहा कि सेल्फ बिजनेस डाइवर्जन होना चाहिए। लोग अपने घरों में बिजनेस शुरू करें। मैं आपको मिसाल नहीं दे सकता, यहाँ बहुत सारी मसाइल होते हैं कि लोगों ने कॉटेज इंडस्ट्री में पूरे एरिए, पूरे सूबे ऐसे जहाँ सिर्फ चपाती बन रही है, जहाँ सिर्फ डालडा बन रहा है, जहाँ सिर्फ कपड़े कलर हो रहे हैं,
आप इंडस्ट्री का कोई कॉन्सेप्ट थोड़ी है, इंडस्ट्री तो हर वो चीज़ जो आप यहाँ से चप्पल और जूता पहन, ये भी फुटवेयर इज इंडस्ट्री, हम नहीं कभी गौर नहीं करते। चाइना से आपके यहाँ सारा सामान छोटे 5-5 रुपए का सामान आ रहा है, तो आपके ख्याल में वो बेकार है? इसे छोड़ दिए, पूरे अमेरिका में भी क्रिसमस आ रहा है ना, ओ माय गुडनेस, क्रिसमस में जो खिलौने आते हैं वहाँ, मिलियन एंड मिलियन डॉलर के खिलौने, और इस पे बड़ा हंगामा हुआ। टाइम मैगजीन ने, CNN ने शोर मचाया कि अमेरिकन जो है इतने मतलब गड़बड़ करते हैं कि 3 रुपए का जो कॉस्ट है वो 150 में बेचते हैं। जो इंपोर्ट करते 3 रुपए, वो कहते भैया हमारी मर्जी, हमने गड़बड़। फिर अब देखिए आपने, उन्होंने काफ़ी रिस्ट्रिक्शन लगाई कि नहीं आप चाइना को प्रॉपर पैसा देंगे जहाँ आप यही बांग्लादेश के साथ हुआ कि बांग्लादेश की इकानमी बूस्ट करके बाद में उनको अंदाजा हुआ कि पैसे ही नहीं दे रहे हैं लेबर को, यानी 5 रुपए की चीज़ वहाँ। तो अब आप देखिए बज़ाहिर, अब एक खिलौना, आप हमारे ध्यान में नहीं आता कि खिलौना कोई चीज़ है, $बिलियन का बिजनेस है खिलौना जो चाइना क्रिसमस में भेजेगा। इसी तरह किचन की चीज़ें हैं, दूसरी बहुत सारी है, देयर इज नो लिमिट। एग्जैक्टली अजीम साहब, लास्ट मिनट्स है हमारे पास, आप क्या समझते हैं? आइडियाज़ तो बहुत हैं और इस कॉम में भी बहुत पोटेंशियल है, ज़रा थोड़ा कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की ज़रूरत है। अब कॉटेज इंडस्ट्रीज, छोटी छोटी एंटरप्रेन्योरशिप, छोटा बिजनेस जो है वो करने की ज़रूरत है। प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेंगी, रोड मैप देना पड़ेगा, और आई फील के जो भी करता धरता है वो आके कॉम से को एड्रेस करें और कॉम को बताएं कि जी ये रोड मैप है और इस तरह से चीज़ों की करने को बहुत कुछ है, बहुत पोटेंशियल है, बहुत मेहनती कौम है, बहुत पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाली कौम है। लेकिन देखिए भूखे पेट से आप मोहब्बत नहीं मांग सकते, आपको पेट भरना पड़ेगा। 3 वक्त का नहीं भरें, 2 वक्त का ज़रूर भरें, ठीक है। जैसे फातमी साहब ने राइटली कहा कि हमें टारगेट्स भी करने पड़ेंगे, जैसे क्रिसमस आ रहा है तो हमें पता होना चाहिए कहाँ क्या इवेंट आ रहा है। जब दुनिया भर में नॉन मुस्लिम्स भी टारगेट करते हैं कि मुस्लिम्स का कल्चर आ रहा है, ईद आ रही है, रमजान आ रहा है। यहाँ पे जरा सा इंटरप्ट करता हूँ, यानी आप कभी गौर करें, सर चकरा जाएगा आपका कि हज की जानेमाज, तस्बीह और टोपी चाइना से आती है। अब आप बताइए, कमाल है। चाइना ने कैसे अचीव किया, अपनी यूटिलिटीज उसने बहुत सस्ती कर दी, ठीक है, डैम्स बनाए, बड़े बड़े हाइड्रो डैम्स बनाए, सब कुछ किया। हमें भी दूर की सोच रखनी पड़ेगी, अगर हम विजन वास्ट करना बिल्कुल पड़ेगा। बहुत। और आपको एक्सपर्ट्स देखें, अभी टिडैप में जुबैर मोतीवाला साहब को उन्होंने गवर्नमेंट लेकर, वेरी राइट मूव। एक आदमी जो चीज़ जानता है उसको आप ऊपर बिठाएं, उसको कहें कि ठीक है भाई 10 साल आप यहाँ पे हैं, आपने ये गोल्स अचीव करने। जो आपके कॉन्सुलेट्स बाहर हैं, जो आपके एम्बेसीज बाहर हैं, वहाँ पे आपके जो कमर्शियल अताशीज हैं उनकी परफॉर्मेंस है, आप सबको सब मार्किंग दे दें, आप सबको इस चीज़ के इतने मार्क्स हैं, एंड ऑफ द डे आप उसकी मार्किंग देखें कि उसने परफॉर्म किया है कि नहीं किया। अगर उसने परफॉर्म नहीं किया, आप एम्बेसडर्स को इकोनॉमिक एम्बेसडर्स बना देंगे, ये बिजनेस जो है वो आपकी क्या प्रोडक्ट रिक्वायर्ड है उनका, मतलब अगर आप देखें तो दुनिया में एम्बेसीज और क्या कर रही होती है, फैसिलिटेट कर रही होती है अपने सिटीजन्स को, अपने मुल्क के बिजनेस को, ठीक है ना। आप पॉइंट स्कोरिंग, सिंपल पॉइंट स्कोरिंग सिस्टम कर दें सबका, दे हैव टू परफॉर्म। उनके पास एक, मतलब उन्होंने क्या साल अमेरिका में, सॉरी टू से, बट अमेरिका में जितने हमारे कॉन्सुलेट्स हैं उनसे मांगे कि भाई रीजन वाइज आपने क्या परफॉर्म किया, आप क्या बिजनेस लेकर आए पाकिस्तान, आपने किस चीज़ को बूस्ट किया, ठीक है। वीजे देना तो काम नहीं है ना कॉन्सुलेट के बैठ के, हम तो 2 क्लर्क रखते हैं वहाँ पे, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा ये कि आपने सही कहा, और कुछ अनटैप्ड मार्केट भी है हमारे पास, ऐसी वैल्यू एडिशन है जो हमारे पास बहुत सारी प्रोडक्ट्स है उसके अंदर वैल्यू एडिट करके बेच सकते हैं, और पाकिस्तान के पास इतनी है जरखेजी इस मिट्टी में। क्या समझते हैं आप कि ये हो सकता है? आप सिर्फ अगर अपने बॉर्डर्स ले लेना, आप सिर्फ अफगानिस्तान को अगर आप कवर कर लें, हो सकता है आपको अमेरिका की 50% आपकी टेक्सटाइल की खपत वहाँ हो जाए, ठीक है। एक उनका जो है, जो उनका है करेंसी है ऊपर है, सकते हैं ना हम एक्स्ट्रा। हाँ, डेफिनेटली, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, एक्स्ट्रा। इसी तरह ईरान के साथ हमने, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने 2 साल पहले ये प्रपोजल दिया था कि बाउंड्री के साथ जो हमारी ईरान के साथ सरहदें हैं, वहाँ पे इकोनॉमिक जोन हम बना दें, जो हमारे गेट हैं, ठीक है। वहाँ पे एक रुपयाल नाम की आप करेंसी चला दें, विच शुड बी इक्विवेलेंट टू $1, और वहाँ काम करें आप, दुनिया को उसमें कोई एतराज़ नहीं होगा। और जब रशिया से अलाउ कर सकते हैं, और हमारे जो लोग जाते हैं वो बताएं कि भाई मैं ईरान से गैस लेने दो, तो विल बी लाइक एनीथिंग। वेल, थैंक यू सो मच अजीम साहब, टाइम बहुत शॉर्ट है और गुफ्तगू अभी बड़ी मजीद और इंटरेस्टिंग होती जा रही है। फातमी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। आज के दिन हमने डिस्कशन की बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, न्यू ऑप्शंस बहुत सारे मौजूद हैं, पाकिस्तान के पास पोटेंशियल बहुत ज़्यादा मौजूद है, बस आइडिया इस बात का है कि एंटरप्रेन्योरशिप और कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को कल्चरली प्रमोट करने की ज़रूरत है। दैट्स इट। इसी नोट पर प्रोग्राम को एंड अप करते हैं, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।